ओम नमः शिवाय। मकर लग्न में राहु के फल को हम देखेंगे सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव में स्थित होने पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने राहु के सामान्य गुण और साथ ही प्रथम से लेकर के छठे भाव में स्थित होने के फल को देखा। तो ये वीडियो लग्नानुसार ग्रहों के फल में होगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो और अन्य भी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जो आपको मनपसंद हो उसे आप देख के लाभ लेंगे। तो राहु को इस सप्तम भाव में कर लेते हैं और सप्तम भाव में कर्क का राहु होगा, सम राशि का राहु होगा, केंद्र में होगा। ये कैसा फल उत्पन्न करेगा? तो राहु के ये वीडियो में पहली बार आए हों तो जान लें कि राहु के ये सामान्य गुण धर्म होंगे। तो राहु लग्न शनि का मित्र होता है, योजना बनाने वाला ग्रह होता है, बाहुबल से कार्य करने वाला ग्रह होता है, असुरों का सेनापति होता है। किसी राशियों का स्वामित्व इसको नहीं प्राप्त है, पर 3 नक्षत्रों को स्वामित्व इसको भी प्राप्त है। राहु केंद्र में होता है तो ये साधारणतया अच्छा ही फल कर जाता है ले दे करके, लेकिन आयु के संबंध में अच्छा नहीं होता। और इस राशि में है तो ये निश्चित तौर पे दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और सप्तम भाव से जिन अंगों का विचार करते हैं, अर्थात रंध्र स्थान से ऊपर के जो अंग हैं, जैसे पोस्टेट हुआ और नाभि से नीचे का जो अंग है और रंध्र स्थान से ऊपर का जो अंग है वो सप्तम से विचार करते हैं। तो प्रोस्टेट हुआ ये, और नीचे का मलाशय का हिस्सा हुआ, वहाँ कब्जियत वगैरह जहाँ से विचार करते हैं। और ये प्रजनन अंग जो होते हैं वो सप्तम स्थान से हम देखते हैं, तो वहाँ पे रोग होने की संभावना हो सकती है। पुरुष जातक की कुंडली है तो कह सकते हैं कि ये विदुर हो जाता है ऐसा जातक बहुत जल्दी ही, या ये कम पुंसत्व वाला जातक होगा, अर्थात कुछ न कुछ इसके अंदर जो है वीर्य बनाने की जो शक्ति है वो कम हो सकती है। फिर और भी कहा गया कि राहु इस भाव को बिगाड़ेगा तो अन्य स्त्रियों से संबंध भी स्थापित कराने के संबंध में सोच सकता है, क्योंकि इस भाव को बिगाड़ेगा अर्थात पत्नी से खटपट होगी नहीं बनेगी तो जातक कहीं और तो फिर सोचेगा ही, क्योंकि दुनिया है, कलयुग है, आनंद सबको चाहिए। तो आनंद यहाँ नहीं मिलेगा तो आनंद यहाँ खोजेगा, आनंद यहाँ खोजेगा, यहाँ जाके खोजेगा, कहीं न कहीं तो जाएगा ही, खोजेगा ही। तो सामान्यतः स्थिति आती है, लेकिन ये सिर्फ इस राहु के ऊपर ही निर्भर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे योगायोग बनते हैं तब वो चलता है, योग और दुर्योग। तो ये समझ लेना है कि राहु कुछ न कुछ इस सप्तम भाव को बिगाड़ने वाला है। लेकिन ओवरऑल जैसे ही ये केंद्र में है तो इस त्रिकोण के स्वामी शुक्र या बुध के साथ युति बनाया तो ये राहु योगकारी हो जाएगा। योगकारी होने का मतलब है जातक को धन, वैभव, संपदा ये सब खूब दे देगा। और उसी योग कार्य में ये भी आ जाता है कि जातक एक से अधिक जगहों पे आनंद प्राप्त कर ले, कौन नहीं चाहेगा। ऊपर कोई सब स्वामी विवेकानंद तो है नहीं, तो चाहे जातक कोई भी हो, भीतर से चाह तो सबकी अच्छी आजकल तो और बनी है, बचपन से ही सब लोग उसी दुनिया में जी रहे हैं। अब ये और बात है, कोई कह देता है कोई नहीं कह देता है। और जिसका गुरु बहुत अच्छा, ठीक है, किसको अच्छा नहीं लगेगा, तो जिसका लग्नेश भी ठीक ठाक हो, गुरु भी बहुत अधिक बलवान हो, तो उसकी ये पूर्ण ये नवम भी और ये पंचम भी बहुत अधिक अच्छा हो, तो वो तो ऐसा नहीं सोचेगा। जिसका थोड़ा भी नवम और पंचम भी पीड़ित हो गया और गुरु थोड़ा सा निर्बल हो गया तो ऐसा जातक निश्चित ही सोच ले जाता है। तो कहीं न कहीं तो पीड़ा तो हो ही जाती है अधिकतर की, इसीलिए अधिकतर लोग सोच ही सकते हैं ये राहु यहाँ पे हो गया तो संभावना प्रबल हो जाती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ये चूँकि राहु केतु का अक्ष हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और शुक्र और बुध के साथ युद्ध हो गया तो योगकारी है, अच्छी बात है। अब राहु को अष्टम स्थान में लेके आते हैं। ये कुंडली का राहु का सबसे गलत जगह है अष्टम स्थान। यहाँ राहु में तो तुल्य कष्ट अपनी दशा और अंतर दशाओं में देता है। अब देखिए क्यों देता है, ये पुत्र का सुख है तो पुत्र के सुख में कमी ले आएगा। ये पिता का मरण वाला स्थान है तो पिता की मृत्यु होगी, वो भी आसानी से नहीं होगी, परेशानियों से होगी, कष्टों से होगी। जातक के लिए मृत्यु स्थान है तो जातक के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेके आएगा, एक्सीडेंट करवा सकता है, साथ में इसकी दृष्टियाँ पड़ेगी, ये कोर्ट केस कचहरी का भाव सक्रिय कर देगा, यहाँ से माता को बीमार कर सकता है, भूमि भवन वाहन को बिकवा सकता है, अथवा खरीदवाएगा तो विवाद वाला लेके आएगा, कोर्ट केस कचहरी पहुँचवा देगा।
फिर ये राहु विसूची का रोग भी अष्टम में रह के दे सकता है, अर्थात जिसको रंध्र स्थान का रोग, पाइल्स, भगंदर, ये सब जो रोग होते हैं, जो गुप्त रोग होते हैं, ऐसा राहु दे सकता है। इसकी दशाएं भी 18 साल की हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इस संबंध में ये शिकायत तो दे ही देगा, चाहे कितना ही अच्छी कुंडली क्यों न हो। यदि अष्टम राहु है तो आपको शिकायत भले हो जाएगी। ये लग्न इस मजबूत है तो आप उबर जाएंगे, लगने से मजबूत नहीं है तो ऑपरेशन वगैरह तक भी अवश्य करवाएगा। तो यहाँ से सावधान रहिएगा। इसकी दशांतर दशा आए तो बस खान पान में नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये क्या करता है, देखिए 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, केतु यहाँ होगा, भोजन भी बिगड़ेगा। भोजन बिगड़ेगा तो यहाँ का चौथा है, पाचन भी बिगड़ेगा। बहुत अधिक उल्टा पुल्टा खाएंगे, मांस मदिरा वगैरह खाएंगे और बहुत अधिक मसाले खाएंगे, कब्जियत वगैरह बढ़ेगी। कब्जियत ही आगे जा कर के पाइल्स का रूप लेती है, तो वही जाके फिर और बिगड़ती है तो भगंदर भी बनती है। तो ये सब समझना होता है, इसलिए सावधान रहना है। अब राहु को नवम स्थान में लेके आना है, तो ऐसा जातक हठी चूँकि स्वभाव है, तो जातक धर्म को सामान्य तरीके से मानने वाला नहीं होगा, अधार्मिक भी कह सकते हैं। यदि बुध और शुक्र की अच्छी स्थिति नहीं है तो, गुरु की अच्छी स्थिति नहीं हो, दृष्टि न हो तो। लेकिन यदि नवम में राहु है और ये कहीं से केंद्र स्थान यानी शुक्र से जुड़ गया तो केंद्र त्रिकोण राजयोग एक तरह से बन जाएगा। कहीं से केंद्र मंगल से जुड़ता है तो अंगारक दोष तो बनेगा, पर साथ ही ये राजयोगकारी होगा, लेकिन वो सदोष राजयोग बनेगा, फिर भी बनेगा। माता से इसको लाभ प्राप्त हो जाएगा, मंगल से जुड़ता है तो, और उसके कारण ये योग को प्राप्त कर ले। साथ में शनि के साथ जुड़ता है तो शापित दोष बनता तो है, शनि कुछ हद तक पीड़ित तो होता है, फिर भी राहु अपनी दशाओं में अच्छा फल कर जाएगा। यही तो ज्योतिष में बहुत बारीकियां हैं, इसको देखना है। और हो सकता है शनि यहाँ स्थित हो जाए तो पिता के सुख में कमी हो, पिता को रोग हो जाए, परंतु जातक को इससे निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब राहु को दशम में ले आते हैं। राहु यहाँ पे बड़ा अच्छा हो जाता है, और राजनीति के लिए तो राहु का दशम स्थान में होना सबसे अच्छा माना जाता है। तो दशमस्थ राहु काफ़ी प्रसिद्धि दिलाता है। लेकिन यह भी कहा गया, मंतेश्वर जी ने कह दिया कि जाते जाते राहु को लगता है जैसे उसने गलती कर दी, पहले जो कुछ इसने दिया लगता है उसने गलती कर दी और सब लेने लगता है। अब इसको कैसे समझें, तो अब लालू यादव की कुंडली तो हमने नहीं देखा है, उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि राजयोग आया, खूब मिला और जाते जाते पता चला जेल ओल वहीं अंत हो गया। किसी इसी प्रकार से आसाराम जी की कुंडली में यहाँ पे राहु है या नहीं है मैं तो नहीं जानता, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि खूब राजयोग रहा और कहीं न कहीं से ऐसे मिथ्या आरोप, भले ही उन आरोपों में जान हो या न हो, आरोप लग गया और सब ले लेगा। तो इस तरह की ये राजयोगकारी रहते हुए कहा गया कि खूब प्रसिद्धि देता है लेकिन अंत में ये ठीक नहीं रखता है। तो अब इसीलिए कि राहु का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, पर ये योग देगा, प्रसिद्धि भी देगा। अब यदि शुक्र और बुध से कहीं से भी युद्ध हो जाता है, चंद्रमा से भी युद्ध होता है, तो भले दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा, राहु में शुभता अवश्य आएगी। राहु शुक्र के साथ युद्ध होता है तो निश्चित तौर पे ये शुभता इसमें और आएगी। तब ये लेगा नहीं, देता है उतना नहीं लेगा, थोड़ा बहुत। भले शुक्र के साथ युद्ध होता है, पुत्र से अनबन वगैरह भले बन जाए। बुध से युद्ध होता है तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग अवश्य बनेगा, पर हो सकता है पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाए और बुद्धि में थोड़ी बहुत परेशानी आए। पर राहु अपनी दशाओं में बुद्ध के फल को अपहरित करके और स्वयं फल देगा, बल के साथ, ताकत के साथ। अच्छा है। अब चलिए बहुत कुछ समझेंगे। राहु को यहाँ लेके आते हैं, और राहु के लिए इससे बेहतर कोई स्थान नहीं होता कुंडली में। एकादश स्थान का राहु लक्ष्मीवान बनाता है, और लक्ष्मीवान मतलब धनवान भी, संपत्तिवान, वैभववान, स्वास्थ्य का धनी भी बनाता है, अर्थात जातक दीर्घायु भी प्राप्त करता है। कानों में हल्के फुल्के रोग हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर राहु की शत्रु राशि है, तो यहाँ से कानों का भी विचार किया जाता है, टांगों का विचार किया जाता है। तो हो सकता है कि यदि मंगल की स्थिति ठीक ठाक न हो, कमज़ोर हो और गोचर बहुत ख़राब चल रहा हो, तो राहु की दशा चल रही हो, तो पैरों वैरों में चोट लग जाए या कानों में कोई रोग हो। चूँकि ये बनता है राहु केतु का अक्ष, इसलिए पुत्र प्राप्ति में थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन अंततः पुत्र होता है चूँकि यहाँ केतु हो जाता है। तो ये राहु अच्छा है,
उत्तम फल प्राप्त होंगे और इसकी दशाओं में खूब लाभ प्राप्त होगी। यह जातक प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगा, प्रमोशन को भी प्राप्त करेगा। राहु को द्वादश स्थान में लेके आते हैं और द्वादशस्थ राहु इस अष्टम के बाद दूसरे नंबर का खराब राहु होता है। कैटेगरी देखेंगे क्योंकि अपनी दशा अंतर्दशा में देखिए, एक दृष्टियाँ इसकी यहाँ पड़ती हैं एक केंद्र भाव पे, दूसरी नौवीं दृष्टियाँ इसकी अष्टम भाव पे पड़ जाती हैं। तो राहु ये दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ही बुरा स्थान है और सन्यासियों की कुंडलियों में अक्सर राहु द्वादश स्थान में देखा गया है। जैसे स्वामी जी की विवेकानंद की कुंडली में, जब भी स्वामी जी मैं कहूँ तो स्वामी विवेकानंद ही आप समझेंगे, क्योंकि सबसे अधिक सटीक वही एक व्यक्तित्व रखते हैं उस पद के लायक। अभी तक के जो संप्रदाय है उसमें स्वामी जी का मतलब जो प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली, जो यश प्राप्त कर लिया, तो स्वामी जी का मतलब सीधे पहले नंबर पे ध्यान तो उन्हीं का आएगा, उसके बाद किसी और का आएगा। तो उनकी कुंडली में यहाँ राहु दिखता है। तो ये जो राहु है और साथ में बुध उनका दूसरे भाव में था, जो आप जानते ही कितने ही ओजस्वी वक्ता थे, उनकी मुखाकृति आदि कितनी सुंदर थी। तो ये यहाँ राहु थे और शनि उनके दशम में थे और यहाँ से देख रहे थे, धनु लग्न की उनकी कुंडली है। तो यहाँ से राहु अब इस भाव को पूरी तरह से चरमरा दिया, तो कहीं उनका कभी इधर ध्यान गया ही नहीं। आपने उनकी कहानियों को सुना होगा कि तमाम बार उनको ऑफर भी मिले, विदेश में भी मिले, और यहाँ जब वो प्रारंभिक अवस्था में अभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में आना जाना जब अभी वो शुरू किए थे, उसी समय जब उनके पास घोर आर्थिक संकट आया हुआ था, उसी समय एक विधवा ने उनको 10,000 रुपये, तब के समय 10,000 आज के 10 लाख के बराबर अवसर दिया था, और संपत्ति भी कि मुझसे शादी आप कर लें, तो उन्होंने सीधे ठुकरा दिया था। तो आप सुने भी होंगे कि खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां, युवतियां, महिलाएं भी रंच मात्र भी उनको आकर्षित नहीं कर पाती थी। तो इसलिए ये राहु और साथ में शनि की यहाँ पे दृष्टि भी थी और बुध भी पीड़ित था, द्वितीय भाव में अपने से अष्टम गया था, चूँकि धनु लग्न की उनकी कुंडली थी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो राहु है यहाँ का द्वादश स्थान का, ये खर्च भी बहुत अधिक कराएगा अपनी दशांतर दशाओं में, और यदि लग्नेश और ये पंचमेश और नवमेश अच्छा नहीं है तो जेल यात्रा भी करा देगा, क्योंकि यहाँ से जेल को भी देखते हैं। तो यदि लग्नेश ठीक ठाक है और साथ में भाग्य का साथ उत्तम है, पंचम अच्छा है, तो जहाँ तक ऐसा कार्य नहीं करेगा कि जेल में जाएगा। लग्नेश बली है, पंचमेश नवमेश भी ठीक ठाक पोजीशन में है, तो जहाँ तक संन्यास की ओर जाएगा, योग की ओर जाएगा, दाम्पत्य सुख से एकदम विरक्त रहेगा, और सैया सुख जो देखते हैं राहु छीन लेता है, तो उधर की ओर जाएगा। और यदि लग्नेश भी पीड़ित है तो जेल की ओर जाएगा, जेल में मच्छर काटेंगे, नींद नहीं आएगी। नींद का भी विचार द्वादश से ही करते हैं, तो नींद नहीं आएगी और चिंताएं भी बहुत रहेंगी। जैसे अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी को भी पता चल रहा होगा, कुछ ऐसे ही लोग ये द्वादश या स्थानों के राहु जब अपनी दशा वशा आएगी तो करा देता है लग्न। अब चलते हैं इन लोगों का, तो लगन वगन भी बहुत अच्छा रहा होगा, राजा की तरह से जिए हैं लोग। अब अंत आया है, हिसाब किताब हो रहा है, पता नहीं कुंडली क्या है, मैं तो उदाहरण के तौर पे ले रहा था। अब ये इनकी दशा है, तो अपनी दशाओं में माता को भी रोक दे सकते हैं, भूमि में विवाद वगैरह हो सकता है, सुख छीन सकते हैं, साथ में पुनः ये रंध्र स्थान अर्थात गुप्त रोग भी दे सकते हैं। और रिसर्च वगैरह करने जा रहे हैं तो उसमें असफलता हाथ रख सकती है, विदेश जा सकते हैं, विदेशों में कष्ट आदि की प्राप्ति होने का योग रहेगा। इसीलिए द्वादश राहु से सावधान रहना। अब उपाय क्या करेंगे, तो जब भी राहु की दशा अंतर्दशा महादशा आती है तो एक तो राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। कोयले को लोग लाल किताब वाले कहेंगे पानी में प्रवाहित कीजिएगा, तो कहाँ नदी पाइएगा, महानगरों में रहते हैं, कई किलोमीटर जाइएगा, कहाँ से प्रवाहित करिएगा। तो वो उपाय लाल किताब वाली तर्कहीन है, अब व्यवहारिक है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो करेंगे क्या, प्रैक्टिकल उपाय बनता है। राहु कारक है उनका कुष्ठ रोगियों का प्रतिनिधित्व करता है, बूढ़ी स्त्रियों का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो बूढ़ी स्त्रियों का और जो गरीब हैं उनका सहयोग करेंगे तो राहु प्रसन्न हो जाएगा, वहाँ से विश्व इसकी निगेटिविटी जाएगी, कुछ शुभ फल की प्राप्ति होगी। राहु कुष्ठाश्रम में सहयोग करते हैं तो वहाँ भी लाभ प्राप्त होगा। फिर हिचकी यानी
वाला जो है हिचकियाँ इसको आती रहती हैं, तो ऐसे जो लोग होंगे गरीब लोग होंगे उनको भी सहयोग करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। राहु की वस्तुओं का दान करेंगे तो राहु की वस्तुएं वही हैं जो शनि की वस्तुएं हैं, जैसे तिल हुआ, काला कम्बल हुआ, इस तरह की चीज़ें दान करने पे भी राहु खुश होता है। और राहु के बीज मंत्रों का जाप ओम भ्राम ह्रीं भ्रौं सह राहवे नमः, एक और आता है ओम रांग राहवे नमः, इसका जाप करेंगे। दुर्गा जी की आराधना उपासना करने वालों के पास भी राहु नहीं जाएगा, बजरंग बाण का पाठ करने वालों के पास भी राहु नहीं जाएगा, डरेगा हनुमान जी की। अब मकर लगन है तो यहाँ पे आपको दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए, यहीं से राहु नियंत्रित हो जाएगा। और यदि भगवान विष्णु का, नारायण का ध्यान करते हैं तो ये आपके यहाँ त्रिकोण में बुध भी अच्छा होगा। भगवान नारायण भी जब काफ़ी आशीर्वाद आपको देंगे तो आपकी तेजस्विता ऐसी रहेगी, उनके चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करेंगे तो भी राहु केतु के सारे ग्रह अनुकूल होते हैं। जहाँ अनुग्रह होता है वहाँ ग्रहों के कष्ट कम होते हैं। तो आप राहु की दशा अंतर दशाओं में अपने इष्ट को मजबूत कीजिए, अर्थात लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए अथवा शनि की आराधना कीजिए। रत्नों के धारण करते समय मकर लगन में सामान्य रत्न क्या होता है, हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ जाइएगा। कुंडली एनालिसिस के लिए नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे एनालिसिस कराने के बाद भी सटीक रत्नों की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। अभी एक कुंडली हमने देखा, जातक सिंह, उसके 4 ग्रह अष्टम में बैठे हैं, शनि है, केतु है, राहु है और वहीं पे मंगल भी हैं। उसके बाद शुक्र उसका इस 6ठे भाव में बैठा है। जातक नौकरी आदि की से काफ़ी पीड़ित है, परेशान है। बुध की महादशा है, बुध अस्त है सूर्य के साथ पंचम भाव में। जातक को रतन पहना दिया गया, शुक्र का डायमंड, यहाँ से नीलम पहना दिया गया, पुखराज पहना दिया गया। अब गोमेद भी पूछ रहा था, संजोग से चूँकि उसकी मिथुन राशि थी, गुरु का गोचर अच्छा हुआ, मेरे पास आज उसने परामर्श लिया, हमने सारे रत्नों को उतरवा दिया और एक नया रत्न बताया जो उसके लिए उपयोगी है। उम्मीद है वह इसे देख रहा होगा तो अवश्य पहनेगा, इसका उसका समाधान तो पहले हो ही गया। तो आप भी ध्यान दें, कुछ भी रत्न नहीं पहन सकते और राहु के रत्नों को लिए तो विशेष सावधानी से। तो कुंडली दिखाने के बाद ही रत्नों को पहने और लग्न को तरजीह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। लाइक और सब्सक्राइब करें।